गाइस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सॉइल से रिलेटेड जो इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, विंड से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब होते क्या है, देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना वेम्पायर इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के दो अलग नाम और क्या होते हैं। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को एक्टोथर्म्स भी बोला जाता है एंड पोइकिलोथर्म्स भी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाएगा। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को एक्टोथर्म्स एंड पोकिलियोथर्म्स भी बोला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अच्छा, पोकेमोन था ना एक, पोकेमोन मान लो कि बर्फ में रहता था। सो उससे हमने याद कर लिया कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को एक्टोथर्म्स बोला जाता है और पोइकिलोथर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब होते क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कोशिश करते हैं जैसा बाहर का टेम्परेचर हो वैसा ही कर ले। कैसे, मान लिया बाहर अगर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है तो ये कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस का ही हो जाए। अगर बाहर -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो कोशिश करेंगे कि हमारा भी कितना हो जाए, -10 डिग्री सेल्सियस। हम कर सकते हैं, ह्यूमन जैसा नहीं कर सकते हैं। तो कौन करते हैं ऐसा, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। अब देखो मान लिया बाहर -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो पॉसिबल नहीं है ना हमेशा कि वो उतना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो वो क्या करते हैं, या तो हाइबरनेशन करते हैं या एस्टाइवेशन करते हैं या माइग्रेशन करते हैं। कैसे, जिन जानवरों के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो बाहर जैसा ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर बना ले, वो तो जिस एरिया में रहते होंगे वहीं रहेंगे। बाकी क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है माइग्रेशन, मतलब कि अगर वो उस टेम्परेचर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते तो वो वहां से किसी और जगह पर रहने के लिए चले जाएंगे जब तक कि उतना टेम्परेचर ना हो जाए वहां का जिसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सके। ये हो गया माइग्रेशन। दूसरा आता है एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं ना कि कुछ जानवर और कुछ पौधे हमें गर्मियों में देखने को नहीं मिलते पर जैसे ही सर्दी आती है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या करते हैं, वो एस्टाइवेशन करते हैं। एस्टाइवेशन का मतलब क्या होता है, जब गर्मी के अंदर कोई पौधा अपने आप को बिल्कुल रिड्यूस कर ले और सर्दियों के अंदर एकदम से वापस उगना शुरू हो जाए। गर्मियों के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे छिपकली, देखो लिजर्ड सबके घर में होती है, छिपकली क्या दिखेगी आपको, सर्दियों में तो दिखेगी ही नहीं, जैसे गायब हो गई, और गर्मियों में दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो असल में वो जाके छुप जाती हैं। तो ऐसा ही एस्टाइवेशन के अंदर होता है, जब गर्मियों के अंदर कोई जानवर छुप जाता है कहीं जाके, उसको एस्टाइवेशन बोलते हैं। फिर होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन तो हमने सुना हुआ है ना। हाइबरनेशन में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़े तो कुछ जानवर क्या होते हैं, रेस्टिंग पीरियड के अंदर चले जाते हैं। मतलब गर्मियों में खूब खा पी लेंगे जैसे पोलर बियर हो गया, और सर्दियों में जाके किसी गुफा वुफा के अंदर छुप जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। सो एस्टाइवेशन गर्मियों में होता है और हाइबरनेशन सर्दियों में होता है। और माइग्रेशन क्या होते हैं, बर्ड्स अपने, जैसे माइग्रेशन वैसे तो बर्ड्स करते हैं ज्यादा, बट मैंने बोला कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल में तो बर्ड्स आते ही नहीं है। बताऊंगी क्या कहानी है। तो कुछ एनिमल उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, ये बचते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, या कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, जो हाइबरनेशन कर सकते हैं, एस्टाइवेशन कर सकते हैं या माइग्रेशन कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी पोइकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स। बट एक्सेप्शन होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर भी, जो कि हाइबरनेशन भी करते हैं, एस्टाइवेशन भी करते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं। पर जनरल टर्म में आप आंसर क्या मार्क करोगे इसके अंदर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है, इनके अंदर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म टेंड टू मैच विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। उनका बॉडी का टेम्परेचर वो कोशिश करेंगे कि जैसा बाहर का टेम्परेचर है वैसा हो जाए। कैसे कर सकते हैं इस चीज को, वो या तो वो हीट को लॉस कर लेंगे या फिर हीट को गेन कर लेंगे, दो ही तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि दे टेंड्स टू मैच विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कोशिश करते हैं मैच करने की एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ में, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स नहीं मैच करते अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के साथ में। अब गर्मी पड़े या सर्दी पड़े, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि बाहर अगर ठंडा तो हम भी ठंडे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से जो टर्म आएगी कि कोल्ड ब्लडेड
एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये नहीं मेंटेन कर सकते अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, नहीं कर सकते क्योंकि तो चेंज कर रहे हैं ना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, वहां पर एनवायरनमेंट के साथ में कोशिश कर रहे थे ना टेम्परेचर को चेंज करने की, यहां पर ऑर्गेनिज्म का बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वो मेंटेन करके रखेगा अपने को। अगर 37 है तो 37 ही रखेगा, वहां अगर बाहर 50 हो रहा है तो उनको भी 50 करना पड़ेगा अपनी बॉडी का, तो ये फर्क होता है। अच्छा, उसके बाद में आता है हमारा कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनको और क्या बोलते हैं। सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होम्योथर्म्स भी बोला जाता है। होमो का मतलब सेम, कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, या फिर इनको हम एंडोथर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्म्स। उनको एक्टोथर्म्स, इनको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो शुरुआत में क्या आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स तो बहुत ज्यादा आखिरी में आते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो, ये वर्ड भी ई से शुरू था, एंडोथर्म्स भी ई से शुरू था, बट एबीसीडी में सी पहले आता है और एन बाद में आता है, तो यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम, एक्टोथर्म्स। सी से याद रख सकते हो आप, और एंडोथर्म्स क्या होते हैं आपके, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स है बर्ड्स और मैमल्स, उनमें कहां पर एक्सेप्शन है। मैंने बोला था कि हाइबरनेशन तो कौन करते हैं जनरली, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बट यहां पर पोलर बियर जो कि एक मैमल आता है आपका, वो भी क्या करता है, हाइबरनेशन करता है। अच्छा, माइग्रेशन, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ना, हमने सुना है कि साइबेरियन क्रेन कहाँ जाती है आपकी, अब जब उसे माइग्रेट करना होता है तो किसी और एरिया के अंदर चली जाती है, सुनते हैं ना हम, तो कुछ बर्ड्स माइग्रेशन भी करते हैं और एस्टाइवेशन भी करते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स, बट जनरली ये टर्म इनके लिए यूज नहीं होती जब तक वो लिख कर ना दे। पोलर बियर वो हाइबरनेशन करता है, बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं, तब तक हम जनरली कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर टिक नहीं करेंगे कि ये शो नहीं करते एस्टाइवेशन वगैरह। तो जनरल एस्टाइवेशन माइग्रेशन किसके लिए यूज करेंगे हम, कोल्ड ब्लडेड के लिए। जब ऑप्शन में लिख के दे स्पेसिफिक, तभी हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, भाई वार्म ब्लडेड एनिमल्स के उनके लिए नाम लिखेंगे। मतलब तो नहीं समझ में आ रहा, सिंपल से समझो कि अगर जर्नल क्वेश्चन आए तो एस्टाइवेशन माइग्रेशन कौन शो करता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बट अगर आपको ऑप्शन देके बोले भाई पोलर बियर क्या करता है, तब आप लिखोगे हाइबरनेशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है आपका विंड का क्या फर्क पड़ता है, विंड का, हवा का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो दो टर्म्स पूछी जाती हैं, एक होता है लॉजिंग और एक होता है फ्लैग इफेक्ट। लॉजिंग क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, जो छोटे छोटे हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा की वजह से एकदम से नीचे गिर जाते हैं। जैसे तेज हवा आएगी तो मान लिया तेज हवा आई तो वो पौधा क्या होगा, झुक जाता है या फिर धरती पर गिर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लॉजिंग बोलते हैं। तो लॉजिंग क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड हर्ब एंड शर्ब गेट बैंड डाउन और क्रीप ऑन ग्राउंड। सीधा टर्म आएगी, बैंड डाउन और क्रीप ऑन ग्राउंड किसके अंदर होते हैं, तो हम लॉजिंग टर्म को यूज करते हैं। लॉजिंग में वो हवा की वजह से पौधा नीचे की साइड गिर जाता है। अब फ्लैग इफेक्ट क्या होता है, लॉजिंग तो मैंने वर्ड यूज करा शर्ब्स और हर्ब्स के लिए। अब फ्लैग इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो बड़े पौधे होते हैं जैसे नारियल वगैरह के होते हैं, और अगर वहां पे पूरे साल तेज हवा चलती है तो वो जो पेड़ होता है वो आपका झुक जाता है। मान लिया अगर इधर से हवा तेज आ रही है इधर वाली साइड से, तो पौधा इस साइड झुक जाएगा, और जो उसके पत्ते होंगे वो भी क्या होंगे, यहाँ तेज हवा आ रही है तो दूसरी वाली साइड चले जाएंगे। यानी कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी, इसको क्या कहा जाता है, फ्लैग इफेक्ट बोला जाता है। फ्लैग इफेक्ट बड़े पौधों के ऊपर लगता है, लॉजिंग हमने हर्ब्स और शर्ब्स के लिए यूज करी टर्म। ओके, एक टर्म दे रखी है सॉल्ट स्प्रे। सॉल्ट स्प्रे क्या होता है, जब तेज हवा चलती है या फिर विंड की वजह से ही समुद्र के आसपास वाले एरिया के अंदर सॉल्ट स्प्रे होती है। समुद्र के अंदर नमक है तो वो नमक किधर आ जाता है, आपका आसपास के एरिया के अंदर, और इसकी वजह से वहां पर पौधे नहीं उग पाते हैं। तो सॉल्ट स्प्रे किसकी वजह से होती है, विंड की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो मैंने लिखा यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन क्या होता है, देखो यूरी हेलाइन, और इससे पहले हमने पढ़ा था यूरीथर्म्स। तो यूरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, यूरी हेलाइन है तो सॉल्ट से रिलेटेड होगा, यूरीथर्म है तो थर्म हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। तो यूरी हेलाइन वो एनिमल्स होते हैं विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी,
जो क्या कर सके, एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, यानी कि अगर उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा नमक है जहां पर वो रह रहे हैं तो भी वो सरवाइव कर पाएंगे। यूरीथर्म्स क्या होते हैं, तो यूरीथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ किसको मेंटेन करके रख सकते हैं, मतलब अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आ रही है, कभी 50 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, तो वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। जबकि स्टेनोहेलाइन क्या होते हैं, स्टेनोहेलाइन जो नहीं टॉलरेट कर सकते बहुत ज्यादा सैलिनिटी को, या विच कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। जबकि स्टेनोथर्म्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एक्टो वाले या यूरी वाले तो क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या सॉलिनिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेनो वाले होते हैं वो नहीं कर सकते। सो यूरीहेलाइन विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टेनोहेलाइन विच कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, सेम यूरीथर्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेनोथर्म्स विच कैन नॉट मेंटेन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, उसके बाद में मैंने टेम्परेचर का तो बता दिया, उसके बाद में कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एलेंस रूल का जिक्र है, बट बाकी सारे पेपर्स के अंदर पूछा जाता है जॉर्डन रूल, ब्रैगमैन रूल और ग्रोगलर रूल। इनके बारे में बताऊंगी, मैं इधर का रफ कर रही हूं जरा। ओके, सो फर्स्ट है जॉर्डन रूल। जॉर्डन रूल किससे याद रखेंगे, जॉर्डन, जॉर्डन आप किससे समझते हो, जो लोग क्रिश्चियन होते हैं उनमें नाम होता है जॉर्डन वगैरह, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जॉर्डन रूल ने ये कहा था कि जो एनिमल ठंडे एरिया के अंदर रहते हैं उनके अंदर ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होती है एज कंपैरिजन टू वार्मर एरियाज के। यानी कि जॉर्डन रूल बोलता है ग्रोथ ऑफ एनिमल इन कोल्डर क्लाइमेट इज मोर देन द वार्म क्लाइमेट। तो क्या बोला था जॉर्डन रूल ने कि जो ग्रोथ होती है एनिमल की वो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, वार्म क्लाइमेट के कंपैरिजन में। तो ये हो गया था अपना जॉर्डन रूल। उसके बाद में आता है ब्रैगमैन रूल। ब्रैगमैन रूल क्या बोलता है, ब्रैगमैन, बी से ब्रैगमैन, बी से बॉडी, तो जो बॉडी साइज होता है, जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनका बॉडी साइज ज्यादा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू जो वार्म क्लाइमेट के अंदर रहेंगे। ओके, अच्छा, अब ऐसा क्यों, देखो अब मान लिया इन्होंने बोला बिकॉज लार्जर बॉडी हैज लेस सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लिया यहाँ पे बोलता है, पीछे रूल क्या था, ब्रैगमैन रूल सिर्फ इतना ही है, जितनी ज्यादा बॉडी होगी, मतलब कि जो कोल्डर क्लाइमेट वाले एनिमल्स होंगे उनके बॉडी का साइज बड़ा होगा। रीजन क्या लिखते हैं पीछे का हम इसके, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी बॉडी होती है वहां पर लेस सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम। बस एक लाइन याद रख लेनी है कि यहाँ पर क्या होता है, जितना बड़ा एनिमल होगा वहां पे क्या होगा, लेस सरफेस एरिया होगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कंफ्यूज करता है, छोड़ दो, सिर्फ एक लाइन याद हमें रखनी है कि जो बड़े साइज वाले एनिमल्स क्यों ठंडे एरिया के अंदर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो लार्जर बॉडी होती है उसके अंदर लेस सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए जो ह्यूमिंग बर्ड या फिर जो सन बर्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये कभी आपको कोल्डर एरिया के अंदर देखने के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उल्टा होता है, जितना बड़ा एनिमल उतना पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस एरिया कम होता है, जितना छोटा एनिमल उतना पर यूनिट सरफेस एरिया, जो पर यूनिट आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर कोई बॉडी पार्ट ज्यादा बड़ा है तो उससे हीट लॉस कम होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका लेसर सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम, और जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है वहां पर क्या होता है, लार्जर सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम। कंफ्यूज करती हैं ये टर्म्स, पर एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, इसीलिए ही ह्यूमिंग बर्ड, सन बर्ड आपके नहीं रह सकते कहां पर, कोल्डर क्लाइमेट के अंदर। अब एलेंस रूल है एनसीईआरटी के अंदर। एलेंस रूल ये बोलता है कि जो ठंडे इलाके के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके जो हाथ की उंगलियां होती हैं, पैर की उंगलियां होती हैं, जो नाक वगैरह होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती हैं। क्यों छोटी छोटी होती हैं, मैंने अभी एक बात बोली कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा उतने ही क्या होगा, कम हीट लॉस होगा यहाँ पे। तो यानी कि उनके जो हाथ पैर है वो छोटे छोटे हैं ना, अगर वो छोटे छोटे हैं तो वहां से हीट लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं सर्दियों में पैरों से ठंड लगती है या फिर हाथों से ठंड लगती है, क्यों, क्योंकि हाथ का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पर यूनिट वॉल्यूम, वही उल्टे वाला कॉन्सेप्ट। इसीलिए ही एलेंस रूल ये बोलता है कि अगर मान जो हैंड है, फीट है, पिना है, वो या फिर जो उनकी पूंछ होती है, जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो छोटी होती है एज कंपैरिजन टू वार्मर एरिया के। ठीक है, अब छोटी छोटी है वहां पे तो हीट लॉस का कॉन्सेप्ट आता है, इससे ठंड उन्हें वहां पर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है कि एलेंस रूल कहता है कि जो हाथ पैर
लॉजिक नहीं भी समझ में आया तो बस इतना याद रखना है इसके अंदर कि जितना बड़ा एनिमल उसके अंदर लेस सरफेस एरिया, जितना छोटा एनिमल उसके अंदर ज्यादा सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया तो ज्यादा कम हीट लॉस, ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा हीट लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एलेंस रूल हमें क्या बोलता है कि जो ठंडे एरिया के अंदर एनिमल्स रहेंगे उनके हाथ पैर क्या होते हैं कि उंगलियां क्या होती है, छोटी छोटी होती है। दोबारा से बता रही हूं कि जहां पर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना कम हीट लॉस होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। आपके बिल्कुल करेक्टली बोला है मैंने। ठीक है, उसके बाद है ग्लोगर रूल। ग्लोगर रूल क्या बोलता है कि जो गर्मी वाले यानी जो वार्मर एरिया के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी का कलर डार्क होता है एज कंपैरिजन टू ठंडे वाले। हमें पता है कश्मीर वाले लोग हमसे ज्यादा गोरे होते हैं, तो दैट इज ग्लोगर रूल। गोगल लगा के आप देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्लोगर रूल। अब मैं यहाँ पर सॉइल के कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी एंड वो सॉइल के फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहली बात तो सॉइल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अडैफस। सॉइल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अडैफस वर्ड को यूज कर रहे हैं। ओके, और सॉइल की स्टडी को क्या बोला जाता है, पैडोलॉजी बोला जाता है। पैडोलॉजी हम बोलते हैं सॉइल की स्टडी को, या फिर अडैफोलॉजी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर कि जो सॉइल है, सॉइल को हम क्या बोलते हैं साथ में ही, इसको हम अडैफस भी बोलते हैं। तो सॉइल की स्टडी को या तो आप पैडोलॉजी बोलोगे या फिर हम क्या बोलेंगे, अडैफोलॉजी बोलेंगे। तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं यहां पर पैडोलॉजी। अब सॉइल की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, तो सॉइल की फॉर्मेशन को बोला जाता है हमारा पैडोजेनेसिस, या फिर अडैफस वर्ड यूज किया था ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अडैफोजेनेसिस। अब सॉइल की फॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है, या फिर अडैफस होता क्या है। अडैफस जो आपकी धरती के या अर्थ के क्रस्ट की जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है उसको हम अडैफस या फिर सॉइल बोलते हैं, फर्टाइल वाली लेयर को। अब ये बनेगी हमारी कैसे, तो सबसे पहला स्टेप होता है, इसके अंदर आप लिख सकते हो, सबसे पहले होती है ह्यूमिनिफिकेशन, यानी ह्यूमस ऐड होगा सॉइल के अंदर। ह्यूमस और मिनरल्स के मिलने से क्या होती है, आपकी सॉइल बनती है। सो ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन दे रखा है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपकी अब क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्मेशन से पहले तो ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरल होगी, फिर यहाँ पे क्या बनते हैं, फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड्स की। ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड भाई नाइट्रेट वगैरह जो भी आप पढ़ते हो ना नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, सबसे पहले ह्यूमस आएगी, कुछ मिनरल्स आएंगे, सेकंड स्टेप के अंदर ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड बनते हैं लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट जो भी आपको चाहिए। थर्ड स्टेप से क्वेश्चन आता है, थर्ड स्टेप है आपका एल्यूविएशन। एक टर्म मैंने लिखी है एल्यूविएशन और इसके बाद में फोर्थ में लिखूंगी इल्यूविएशन। दोनों में फर्क क्या होता है, एल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन। सो एल्यूविएशन तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिनरल्स और वाटर का सॉइल के नीचे वाले लेवल तक पहुंचना, यानी लीचिंग ऑफ क्या मिनरल्स एंड वाटर इज कॉल्ड द एल्यूविएशन। एल्यूविएशन क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है सॉइल फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पर क्या होती है, लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब पानी का नीचे तक जैसे जाना, लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। बोलते हैं ना कि पानी ऊपर से आप डालोगे तो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, ठीक वैसा ही लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर कहलाता है इल्यूविएशन। और इल्यूवी मतलब देखो, ई में तो क्या होएगा, लीचिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आई वाले के अंदर क्या होता है, एल्यूविएशन के अंदर क्या होता है, फिक्सेशन हो जाती है। अब यहाँ पर किसकी, मिनरल्स की एंड वाटर की, यहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगी किसकी, मिनरल्स की एंड वाटर की आपकी, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमिनिफिकेशन मिनरलाइजेशन होती है, सेकंड स्टेप के अंदर ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड बनते हैं, थर्ड के अंदर इल्यूविएशन होती है और फोर्थ के अंदर आइल्यूवेशन होती है। तो ये चार स्टेप है, अरेंज करना आ जाता है कि पहले आपकी इल्यूवेशन होती है, आइल्यूवेशन होती है। इल्यूवेशन का मतलब क्या होता है, इल्यूवेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से अपने क्वेश्चंस आते हैं सॉइल से रिलेटेड। इसके आगे के फैक्टर्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे।